वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण। आज हम लोग देखने वाले हैं आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर वाला मॉक टेस्ट 13। ठीक है, इससे पहले 12 मॉक टेस्ट हो गए, हम 20 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, एड हॉक ट्रिब्यूनल या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो एक ही बात याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा अटपटी हो सकती है बट सुप्रीम कोर्ट ही देखते हैं। स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग ऑफ द इलेक्शन कौन देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, कोई हाई कोर्ट वाई कोर्ट नहीं देखते, क्योंकि ये हमारा बड़ा मैटर होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर a financial emergency if the financial stability or credit of India is threatened? आर्टिकल 352, 356, 358, 360 या फिर 365? तो याद रखना ये बात फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायनामिक डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स विच रेंडरिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज डोरमेंट इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स अप्लाइज प्राइमरली अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 13(1), 13(2), 14, 19 या फिर 21? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। ओके, तो इसका आंसर हमारा आर्टिकल 13(1). ठीक है, 13(2), 13(4), 13(3) सारे पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना ताकि आपको ये पीपीटी वहीं मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे पीपीटी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी हाई कोर्ट possesses power of superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which exercise it exercises jurisdiction except military tribunals या district courts या executive authorities within the state boundaries या state service public commission या फिर BND? आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा all tribunals and throughout territories, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द BNS, the provisions governing the absolute limits of solitary confinement mandate that it shall not exceed what maximum period in total? 1 month, 2 month, 3 month, 6 month या फिर 1 year? आंसर दो आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में ये आ सकता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाली बात। ओके, और इसका आंसर हमारा 3 मंथ्स नहीं हो सकता, उससे ज्यादा। ओके, एक बार पढ़ना जरूर ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the BNS, the dynamic framework codifying the offense of terrorist act has been comprehensively defined under which section? terrorist act कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 109, 111, 113, 115 या फिर 121? ओके, तो याद रखना ये बात कि सेक्शन 113 में दिया गया है। चलो इससे पहले ये देख लेते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की बिल्कुल सीरियस वाली, तो नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। नोट्स मेरे पास जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के बच्चों के लिए, सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स बनाए हैं मैंने। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सब्जेक्ट वाइज, 20 फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, वो सारी चीजें पूरा मिक्स बंडल मिल जाएगा आपको जस्ट 349 में। ये 50 बच्चों के लिए ऑफर है, स्पेशल ऑफर। उसके बाद में ये 399 का हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे मिलेगा आपको? ये बस आपको व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर, और इसी नंबर पर सारी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा ये वाला, सेक्शन 113। ओके, और इसके साथ एक चीज और याद रखना 111 में क्या दिया गया है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 69 ऑफ द BNS, a separate distinct offense handles sexual intercourse by deceitful means or making false promise to marry. What is the maximum sentence provided for this offense? imprisonment up to 3 years, 5 years, 10 years, 7 year, 10 year या फिर फाइन या फिर लाइफ imprisonment? तो याद रखना ये बात, imprisonment up to 10 years की बात और फाइन की बात की गई है। इसे से आशिक लोगों में तो हड़कंप सा ही मच गया है, बट क्या करा जाए, ऐसा होना भी जरूरी था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 95 ऑफ द BNS, a distinct structure penalizing the hiring, employing or engaging of a child to commit an offence, the term of imprisonment shall not be less than 3 year, 5 year, 7 year, 10 year या फिर 14 years? तो याद रखना ये बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 years की बात कही गई है। ओके,
सेक्शन 95। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब ए मेक्स एन अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद बी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रेस 10,000 to drop a criminal prosecution initiated for a non-compoundable offence. Under Section 23 of the Indian Contract Act, this agreement is valid है, voidable at the option of the prosecutor A, या void है, या फिर enforceable है, या फिर voidable at the option of accused B। तो सिंपल सी बात है, ये void होगा, void अब इश्यू होगा, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज से आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर is void under section 30. However, an exception protects certain transactions from being treated as wager. Which transaction falls into this exception? Stock market speculation, suspicious subscriptions, or contributors toward a pledged price or some money of the value of race 500 upwards to be awarded to the winner of a horse race, या स्टेट रन लॉटरीज, या फिर ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग, या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी फॉर ऑल सम्स राइटफुली पेड, या पे द क्रेडिटर अ हायर इंटरेस्ट रेट अपॉन डिफॉल्ट, या रिलीज द श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी आफ्टर 1 ईयर, या प्रूव एडिशनल काउंटर सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर, या फिर पे कमीशन फीस टू द सिक्योरिटी। ओके, तो इसका आंसर हमारा इंडेमनिटी, इंडेमनिफाई द सिक्योरिटी फॉर ऑल सम्स राइटफुली पेड, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए प्लेसेस हिज डायमंड रिंग विद अ पॉन ब्रोकर बी एज सिक्योरिटी फॉर लोन, बिफोर ए रिपेज द लोन बी यूजेस द डायमंड रिंग विदाउट एज ऑथराइजेशन कॉजिंग इट डैमेज। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ bailment plays rules B is protected because he has possession of the security interest, या is strictly liable to compensate A for the damage resulting from unauthorized use under section 154। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा बी आंसर होगा। बी जो है लायबल रहेगा इस चीज के लिए, क्योंकि उसने क्या किया है, अनऑथराइज एक्सेस से चीज को यूज किया है, उसको डैमेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंपनीज एक्ट a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein is known as self prospectus, average prospectus, red herring prospectus, deemed prospectus, या फिर statement in lieu of prospectus। तो प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़कर जाना अच्छे से, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सारी चीजें, और इसका आंसर हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्ट्रिक्टली डिटेल्स द स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ कंपनी। अ कंपनी कैन नॉट गिव लोन्स और गारंटीज exceeding 60% of its capital, of its paid up share capital, free reserves and securities premium account, or 100% of its free reserves and securities premium account, which is more, whichever is more, या 60% ऑफ इट्स नेटवर्क, या फिर 75% ऑफ इट्स टर्नओवर कैपेसिटी, या 100%, ये क्या चीज में से आंसर सही है बताइए। ओके, तो इसका आंसर हमारा 60% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। ये थोड़े आपको लेंथी क्वेश्चन लग सकते हैं, बट एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको यहाँ पर आप पढ़ लोगे तो वहां पर बहुत फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक company having a paid up share capital of 10 crore or more must appoint key managerial personnel. Which of the following is not operationalized as KMP under the act? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर एमडी, या कंपनी सेक्रेटरी, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिटर, या फिर होल टाइम डायरेक्टर। आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिटर, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट Section 25-24 mandates every banking company to maintain an asset percentage in cash, gold, or unencumbered approved securities. This operational standard is known as CRR, SLR, CAR, asset coverage ratio, या फिर liquidity coverage framework। ओके, तो इसको याद रखना, इसको हम SLR बोलेंगे, और SLR का रेट कितना अभी चल रहा है ये बात आप लोग मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है।
CRR और SLR दोनों ही याद रखनी है आप लोगों को। Now next question है under section 45JD of the Banking Regulation Act 1949, a banking company depositors may nominate one individual to whom the deposit amount shall be returned in the event of the depositor's death if the nominee is a minor who can receive the money on his behalf during minority. A person appointed by minor depositor nominee या the bank manager exclusively या फिर a person appointed by the depositor to receive the money in the event of the nominee being minor या DM या फिर no one। तो इसका आंसर हमारा a person appointed by depositor to receive the money in the event of the nominee being minor। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द BR Act, every banking company must report all accounts in India that have not been operated for a specific period to the RBI. What is this statutory tracking timeline? 3 year, 5 year, 7 year, 10 year या फिर 12 years? तो इसका आंसर हमारा 10 years। ओके, आंसर याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 22 ऑफ द RBI Act, the RBI has the sole structural statutory right to issue banknotes in that. What is the maximum denomination note that is RBI is statutorily empowered to issue under current laws? कितना है? 10,000 है, याद रखना। ठीक है, 10,000 से ज्यादा का नोट इशू नहीं कर सकता RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द RBI Act, Section 28 empowers the RBI to make rules regulation the refund value of mutated, torn or imperfect banknotes. This standard framework is known operationally as RBI currency management rules, RBI note refund rules, RBI defaced currency allocation protocol या बैंकिंग क्लीन नोट डायरेक्टिव या फिर फेमा करेंसी वैल्यूएशन कोड। ओके, तो इसका आंसर हमारा RBI नोट रिफंड रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर दी सेक्शन 18 ऑफ RBI Act, when a special emergency arises making it necessary in the interest of business or monetary stability, the RBI can provide emergency financial aid by discounting eligible commercial papers. This role defines the RBI as the fiscal agent of the state, lender of last resort, controller of credit allocation, क्लियरिंग हाउस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। ओके, तो इसका आंसर हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट स्टेट्स पे टू बी और ऑर्डर इज 25,000 and endorses it writing pay to only be only and sign it. Under the NI Act, this endorsement is styled as a endorsement in bank, restrictive endorsement, conditional endorsement, sans recourse endorsement या फिर partial endorsement। ओके, तो इसका आंसर हमारा रेस्ट्रिक्टिव endorsement। ठीक है, केवल बी को ही पे करना है तो बी को ही पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 118 ऑफ द NI Act, specific statutory presumption apply on until the contrary is proved. Which of the following is an explicitly listed presumption? That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, या that every such instrument was made or drawn on the date it bears, या फिर that every transfer was made before its maturity, या that the endorsement appearing upon it were made in the order in which they appear, या फिर all of the above। तो क्या है इसका आंसर? ये हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, याद रखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको ये पीपीटी मिलेगी। इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि आपका पूरा पेपर ही इंग्लिश में आने वाला है, IBPS बैंक एसओ वाला, तो इसलिए हिंदी का डालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट द ड्रॉअर हैज ऑलरेडी डिसीज्ड एंड द बैंक हैज रिसीव्ड क्लियर फॉर्मल नोटिस ऑफ हिज डेथ। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग प्रैक्टिसेस द बैंकर मस्ट pay the check if it was drawn before death, या refuse payment as the notice of death countermands the banker's authority to pay, या pay the check up to a limit of 50,000, या फिर seek written authorization from the donee before processing, या फिर refer the instrument directly to the local DRT setup। ओके, तो इसका आंसर हमारा refuse payment as the notice of death countermands the banker's authority to pay।
Next question under the CPC. A decree may be executed either by court which passed it or by the court to which it is sent for execution. Which section codifies this rule? सेक्शन 36, सेक्शन 38, 42, 46 या फिर 51। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब कोई न्यायालय किसी को भेज देता है डिग्री दूसरे न्यायालय को, वो 38 में भेजता है, ठीक है। और 46 भी याद रखना, सेक्शन 46 प्रिसेप्ट की बात करता है। कोई जब को एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजता है कि इस व्यक्ति की आपके एरिया में संपत्ति है, उसको जब्त कर लिया जाए और सीज कर लिया जाए, तो फिर वो प्रिसेप्ट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 60 ऑफ द CPC, specific properties are protected from attachment or sale in execution of a decree. Which of the following is completely exempt from attachment? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यही है, ठीक है। The tools of artisans and implements of husbandry of an agriculturist, ठीक है, इसको आप सीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 96 of the CPC, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction. However, no appeal shall lie from a decree passed by the court with the ex parte confirmation tracking consent of the parties, valuation exceeding 10 lakh, summary suit format under इतना, या फिर interlocutory summary jurisdiction। बिल्कुल कंसेंट ऑफ पार्टीज है तो फिर कोई अपील वगैरह नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द BSA, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ foreign law, science, art, or identifying identity of handwriting, the the opinions of persons especially skilled in such areas are relevant. This section replaces the classical expert witness section and is found under section 39, 45, 47, 52 या फिर 16। आंसर तो एक्सपर्ट ओपिनियन वाली बात है और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर हमारा सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन की बात दी गई है। ओके, next question under the BSA, a standard digital certificate for electronic records verification corresponds to the old section 65B of the Indian Evidence Act. Which specific section now governs the admissibility of electronic records? Section 56, 61, 63, 65 या फिर 67। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कौन करता है? हमारा सेक्शन 63 करता है, ठीक है। पहले 65B था बट अब सेक्शन 63 हो गया है। Next question under the BSA, when a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions is upon the prosecution strictly accused of person या फिर the investigating officer या complainant या फिर burden shifts to the court panel। कोर्ट का तो कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है, और जाएगा किस पर? अक्यूज्ड पर्सन पर जाएगा। ओके, 108 में, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस का वो क्या ले रहा है? बेनिफिट लेना चाह रहा है, इसलिए तो उसे प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द सेबी एक्ट, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई या आरबीआई के गवर्नर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पैनल हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अपॉइंट करती है। ये सारी चीजों के जो अपॉइंटमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही करते हैं, चाहे आरबीआई के गवर्नर की बात हो या फिर सेबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 15A of the CB Act, if any person fails to furnish any document, return or report to the board within the specified time, they shall be liable to pay to a penalty of 10,000 per day, 1 lakh for each day, या फिर इतना इतना इतना। आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर है 1 लाख पर डे, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द सेबी रेगुलेशन 2015, listed entities must maintain a functional risk management framework which top tier listed companies are mandatorily required to constitute a separate risk management committee. Top 100 listed entities by market capitalization या 500 या 1000। आंसर दो आप लोग। इसका आंसर है 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द SARFAESI Act, if the borrower fails to comply with the 60-day demand notice, the secured creditor can take recourse to multiple measures. Which of the following is explicitly permitted measures? Take possession of the secured asset of the borrower, including the right to
टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ borrower, या फिर अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट्स द possession of which has been take over, या require any person who has acquired any of the secured assets from the buying to pay the secured creditor, या फिर any of the above। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशनल मेजर्स आर परमिटेड। ठीक है, सेक्शन 13(4) एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सरफेसी एक्ट which body possesses the absolute statutory jurisdiction to act as the primary court for enforcing security interests, where the debt value matches standard recovery parameters? सिविल जज सीनियर डिवीजन, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट कॉमर्शियल डिवीजन, एनसीएलटी या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर। तो सरफेसी एक्ट की जब भी बात आएगी तो आप डीआरटी ही चूज करेंगे। ठीक है, डीआरटी। एनसीएलटी आप कब चूज करेंगे? एनसीएलटी आप जब चूज करेंगे जब आप आईवीसी की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इफ एन इंडिविजुअल लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और फॉर एनी other purpose indicating any intention to stay outside India for an uncertain period, his structural status shift to NRI, resident out person resident outside India, या फॉरेन नेशनल कैरेक्टर अलाइनमेंट, ओसीआई या फिर स्टेटलेस इंडिविजुअल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पर्सनल रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, याद रखना इसको, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 37 ऑफ FEMA, which specialized agency is empowered by the central government to investigate contraventions of foreign exchange transactions and rules? CBI, ED, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, RBI सेल या फिर नेशनल इंटेलिजेंस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो याद रखना जब भी फाइनेंस की बात आती है तो ईडी हमारी फोर्स में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आईबीसी कोड, हु इज अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी इमीडिएटली अपॉन द एडमिशन ऑफ अ सीआईआरपी एप्लीकेशन टू मैनेज द कॉर्पोरेट डेटर्स ऑपरेशनल अफेयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज? लिक्विडेटर, आईआरपी प्रोफेशनल या ऑफिशियल असाइनी, बैंक करप्सी ट्रस्टी या फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइजर। ओके, तो इसका आंसर हमारा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 16 में। ठीक है, और ये 14 डेज के अंदर अपॉइंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईबीसी, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बिल्ड्स absolute structural authority over resolution plans. What is the statutory mandated voting share percentage required within the COC for approving a resolution plan or appointing a regular resolution professional? 51% voting share, 66%, 75, 90 या फिर 100%? याद रखिएगा ये बात, 66% वोटिंग शेयर की बात यहाँ पर आ जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 105 of TPA, a lease of a movable property is defined. What are the essential elements required to constitute a valid lease transaction? A transfer of a property to enjoy such property made for a certain time or in perpetuity in consideration for of a price paid or promised, या फिर an absolute transfer of ownership without price parameters, या temporary लाइसेंस टू बिल्ड स्ट्रक्चर फेम्स, या फिर ग्रेचुअस बेलमेंट ऑफ लैंड। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय। ठीक है, सर्टेन पीरियड के लिए या फिर परपेचुटी के लिए, जो भी है प्राइस पे किया जाता है उस एंजॉय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल्स अ पार्सल ऑफ लैंड टू बी with a strict written covenant stating we shall never build a structure exceeding 2 stories on this land to protect each adjacent lot. Under Section 11 of the TPA, this restriction is void because any condition restraining enjoyment of property transferred absolutely is void. A valid under the statutory exception allowing restrictions for the beneficial enjoyment of the transferor's other property. A voidable at the absolute opinion of the buyer B. या illegal resulting in standard municipal penalties, या फिर valid only for maximum time frame of
5 years। इसका आंसर हमारा बी, याद रखना, पढ़ लेना है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 26 ऑफ SRA, when through fraud or mutual mistake of the parties a contract does not express their real intention, either party may institute a suit to have the instrument rescinded completely, rectified to express the real intention, declared void ab initio, सबमिटेड फॉर कंपलसरी स्टेट आर्बिट्रेशन या फिर फॉरफिटेड। तो हमारे पास में ऑप्शन है सेक्शन 626 में रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है, रियल इंटेंशन को फिर ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 38 ऑफ SRA, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor when the defendant invades the plaintiff's right to enjoyment of property. A perpetual injunction can be granted where the defendant is a trustee of the property and that there is no standard for ascertaining the actual damage caused by invasion. या फिर invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief. या the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceedings या फिर all of the above। आंसर दो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मिस मत करना, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहीं पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक से पढ़ना अपना सेक्शन 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क मीनिंग द लीगल मैक्सिम रेस इप्सा लेक्यूटर। सबको पता है, कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं है, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। In the celebrated landmark case Lalman Shukla versus Gauridat, the court established a foundational premise regarding the law of contracts. What was the central ruling? A contract with a minor is void ab initio, या acceptance cannot precede the absolute knowledge of the offer proposal, या फिर an electronic signature requires verification certificates, mutual mistake voids as insurance policy, या फिर standard form conditions require bold layout headers। तो इसका आंसर हमारा acceptance cannot precede the absolute knowledge of the offer proposal। ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 18 of the Limitation Act, if an acknowledgement of liability is made in writing and signed by the party against whom a right is claimed before the expiration of the prescribed limitation period, the claim is automatically settled, या a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was signed, या the limitation period is extended by a maximum of 1 year, या acknowledgement is void। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है बी, जहां से उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है वहीं से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना इस सेक्शन को, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में वरना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द IT एक्ट विच स्पेसिफिक सेक्शन क्रिएट्स stringent criminal liability providing imprisonment up to 3 years for dishonestly or fraudulently using the electronic signature, password or unique identification feature of another person। सेक्शन 43, 66C, 66C, 67 या फिर 72। तो इसका आंसर है हमारा सेक्शन 66C, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा under the Consumer Protection Act, if a consumer is aggrieved by an original order passed by the National Consumer Dispute Redressal Commission, an appeal can be filed before which authority within 30 days। अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन से आ रही तो कहाँ जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, a document required to be registered under section 17 must be presented for registration within how many months from the date of its execution? 1 month, 2 month, 3 month, 4 या फिर 6 month। तो आई होप सबको पता होगा, 4 मंथ्स की यहाँ बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट की। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ही, अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट हु possesses the primary operational statutory authority to impound an instrument that appears to be insufficiently stamped when presented for them in the course of public duty? Every person having by law or consent of parties authority to receive evidence and every person in charge of a public office, या फिर only a judicial member or magistrate of first class,
या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स एक्सक्लूसिवली या फिर नोटरी पब्लिक ऑफिसर। ये आंसर है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे अगर आपने नोट किए होंगे तो। दूसरी चीज टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। और तीसरी चीज ये है कमेंट करना, जो भी आपको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो वीडियो में वो। चौथी चीज ये है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की प्रिपरेशन का, आपको पूरा बंडल चाहिए, आपके पास टाइम अभी है भी नहीं नोट्स बनाने का, तो नोट्स बने बनाए मेरे पास में सारे सब्जेक्ट से नोट्स हैं मेरे पास, जो कि इसमें मिलेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन बंडल में क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। सारे सब्जेक्ट से नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे और 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 100 ईच होगा, 100 क्वेश्चन होंगे हर मॉक में। मोस्टली बैंकिंग लॉ से अधिकतर हमने क्वेश्चन डाले इसमें, ठीक है। 50 कैंडिडेट्स जो पहले आते हैं उनको 349 का ये ऑफर मिलेगा और 399 का उसके बाद में हो जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा आपको, अभी अभी तो ऑफर चल रहा है, तो ये आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करिए, आपको यहाँ पर नोट्स की सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी, यहीं पर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी बताना वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।